आज हम विज्ञान के इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। एक गुमनाम पादरी, मटर के कुछ पौधे और एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से हमारी आंखों के सामने था पर कोई देख नहीं पाया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ग्रेगर मेंडल और उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। हमारे पास इस पर कुछ लेक्चर और अकादमिक टेक्स्ट्स हैं। जी। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये क्रॉस क्या है, बल्कि ये जानना है कि कैसे एक बगीचे में किए गए इस साधारण से दिखने वाले प्रयोग ने बायोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी। सही कहा। और सबसे बड़ी गुत्थी ये है, एक गुण जो एक पूरी पीढ़ी के लिए गायब हो जाता है, वो अगली पीढ़ी में जादू की तरह वापस कैसे आ जाता है। और ये गुत्थी इसलिए भी गहरी थी क्योंकि मेंडल से पहले सब कुछ बहुत सरल लगता था। हाँ। आम धारणा थी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की। अच्छा। यानी माता पिता के गुण बच्चों में ऐसे मिल जाते हैं जैसे आप लाल और सफेद रंग मिलाकर गुलाबी बना देते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से एक लंबे और एक बौने पौधे को क्रॉस कराने पर मध्यम ऊंचाई का पौधा मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेंडल ने आके कहा, नहीं, विरासत कोई पेंट मिक्सर नहीं है, ये लेगो ब्लॉक्स का एक थैला है। लेगो ब्लॉक्स का थैला, ये सुनने में ही मजेदार है। हाँ, आप ब्लॉक्स को मिला सकते हैं, लेकिन लाल ब्लॉक हमेशा लाल रहता है और सफेद हमेशा सफेद, भले ही वो कुछ देर के लिए दिखाई न दे। इस एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इस थैले को खोलते हैं। मेरा पहला सवाल, मेंडल में मटर के पौधे ही क्यों चुने? क्या वो उन्हें पसंद थे या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह थी? ये मेंडल की प्रतिभा का पहला सबूत है। वाह। उन्होंने मटर का पौधा बहुत सोच समझ कर चुना था। अच्छा। एक तो इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, तो वो कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते थे। ठीक है। दूसरा, इसमें कई ऐसे गुण थे जिनके सिर्फ दो ही स्पष्ट रूप थे। जैसे फूल का रंग या तो बैंगनी था या सफेद, बीज या तो गोल थे या झुर्रीदार, कोई बीज की स्थिति नहीं थी। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, मटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराना बहुत आसान था। मतलब वो प्रयोग पर पूरा नियंत्रण रख सकते थे। मतलब उन्होंने एक ऐसा खेल का मैदान चुना जिसके नियम वो खुद तय कर सकते थे। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? हमारे स्रोत प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडर पौधों का जिक्र करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने प्रयोग शुरू करने से पहले अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया। उन्होंने ऐसे पौधे लिए जो पीढ़ी सेल्फ पॉलिनेट होने पर एक जैसे ही बच्चे पैदा करते थे। अच्छा, मतलब लंबे पौधे से हमेशा लंबे पौधे ही पैदा होते थे। हाँ, और बौनों से हमेशा बौने। जेनेटिक्स की भाषा में इन्हें होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है। और ये पक्का करने के लिए कि कोई मिलावट ना हो, उन्होंने 2 साल तक इन पौधों को बस उगने दिया और देखा। 2 साल सिर्फ तैयारी में? जी हाँ, ये एक साफ और सटीक शुरुआत के लिए बहुत जरूरी था ताकि नतीजों में कोई कंफ्यूजन न रहे। कमाल है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 2 किरदारों से। मेंडल ने 2 ऐसे ही प्योर लाइन वाले पेरेंट पौधे लिए, पी पीढ़ी। एक बिल्कुल शुद्ध लंबा, जिसे हम आज टीटी कहते हैं, और एक बिल्कुल शुद्ध बौना, टीटी। जी। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से इनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो जब पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी के पौधे उगे तो क्या हुआ? क्या उन्हें मिली-जुली ऊंचाई वाले पौधे मिले? यहीं पे कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। बताइए। उस घुल-मिल जाने वाली थ्योरी की आप कह सकती हैं धज्जियां उड़ गईं। अच्छा। F1 पीढ़ी का एक-एक पौधा लंबा था, सारे के सारे। बौनापन जैसे हवा में गायब हो गया था। सारे के सारे? हाँ, एक भी पौधा मध्यम ऊंचाई का नहीं था और बौना तो एक भी नहीं। 1 मिनट, बौनापन पूरी तरह से गायब हो गया? ये तो ब्लेंडिंग वाली थियरी से भी ज्यादा अजीब है। वहां तो कम से कम बीज की हाइट की उम्मीद थी। सही बात है। यहाँ तो एक गुण जैसे था ही नहीं, तो वो बौनेपन वाला गुण कहाँ चला गया? हर गुण के लिए पौधे में 2 फैक्टर होते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों को एक फैक्टर लंबे पेरेंट से मिला और एक बौने पेरेंट से। लेकिन लंबेपन वाला फैक्टर बौनेपन वाले फैक्टर पर हावी हो जाता है। वो उसे छिपा देता है, लेकिन उसे खत्म नहीं करता। अच्छा, तो वो सिर्फ छिप जाता है? बिल्कुल। और जो गुण इस तरह छिप जाता है उसे उन्होंने अप्रभावी या रिसेसिव कहा। मतलब बौनापन मरा नहीं था, सिर्फ छिपा हुआ था। ये हमारी गुत्थी का पहला बड़ा सुराग है। लेकिन एक अच्छा जासूस एक सुराग पर नहीं रुकता। सही। मेंडल ने आगे क्या किया? यही उनकी महानता थी। वो यही नहीं रुके। उन्होंने F1 पीढ़ी के इन हाइब्रिड लंबे पौधों, जिनका जेनेटिक मेकअप अब टीटी था, उन्हें आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया।
ओके। वो ये देखना चाहते थे कि क्या वो छिपा हुआ गुण वाकई हमेशा के लिए चला गया है या वो वापस आएगा। और जब F2 पीढ़ी के बीज उगे तो बौने पौधे वापस आ गए। बिल्कुल। जो गुण एक पूरी पीढ़ी के लिए गायब था वो F2 में जादू की तरह लौट आया। ये तो किसी भूत के वापस आने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि आंकड़े और भी हैरान करने वाले थे। एक प्रयोग में उन्हें 1264 पौधों में से 787 लंबे और 277 बौने पौधे मिले। जी, ये तो लगभग ठीक 3:1 का अनुपात है। एकदम। और दूसरे गुणों के साथ भी उन्हें यही अनुपात बार बार मिला। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। तो मेंडल के दिमाग में जरूर ये चल रहा होगा कि इसके पीछे कोई गणितीय नियम है। तो वो किस नतीजे पे पहुंचे? वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध गणित और संभावना का खेल है। अच्छा। इस 3.1 अनुपात को समझाने के लिए उन्होंने अपने नियम दिए। पहला तो वही था, हर गुण के लिए 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रभाविता का नियम, जिसकी हम बात कर चुके हैं। लेकिन तीसरा नियम, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये उनकी सोच का दिल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने कहा कि जब F1 पौधा अपने गैमीट यानी पराग या अंडाणु बनाता है तो उसके अंदर मौजूद लंबेपन और बौनेपन के फैक्टर T और T, हाँ, T और T एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं मतलब वो फिर से प्योर हो जाते हैं। बिल्कुल। आधे गैमीट्स में सिर्फ लंबेपन वाला फैक्टर T जाता है और बाकी आधे में सिर्फ बौनेपन वाला स्मॉल t। कोई मिक्सिंग नहीं। कोई भी गैमीट मिला जुला नहीं होता। इसी को युग्मकों की शुद्धता या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। अब जब ये प्योर गैमीट्स आपस में रैंडम तरीके से मिलते हैं तो गणित अपना काम करता है और हमें F2 पीढ़ी में वो 3.1 का अनुपात देखने को मिलता है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। हमारे स्रोतों में पन्नेट स्क्वायर नाम के एक टूल का जिक्र है। हाँ, शायद वो इसे विजुलाइज करने में मदद करता है। क्या आप हमें उसके जरिए समझा सकती हैं कि ये 3.1 अनुपात कैसे बनता है? जरूर। पनेट स्क्वायर एक बहुत ही सिंपल सा चार्ट है। ठीक है। सोचिए, एक तरफ हम नर गैमेट्स लिखते हैं T और T, और ऊपर की तरफ मादा गैमेट्स T और T। ओके, एक ग्रिड जैसा। हाँ, अब हम बस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नर T मादा T से मिलता है तो बनता है TT। ये पौधा लंबा होगा। सही। नर T मादा T से मिलता है तो बनता है TT। ये भी लंबा होगा क्योंकि T प्रभावी है। बिल्कुल। नर T मादा T से मिलता है तो फिर से TT बनता है, ये भी लंबा। और आखिर में जब नर T मादा T से मिलता है तो TT बनता है और ये पौधा बौना होगा क्योंकि अब बौनेपन के फैक्टर को छिपाने के लिए कोई प्रभावी T मौजूद नहीं है। अरे वाह! तो 4 में से एक TT, 2 TT और एक TT। जेनेटिक स्तर पर यानी जीनोटाइप में अनुपात हुआ 1.2.1। एकदम। लेकिन चूंकि TT और TT दोनों ही लंबे दिखते हैं तो बाहरी रूप में फिनोटाइप में हमें 3 लंबे और एक बौना पौधा मिलता है। बिल्कुल सटीक। सब कुछ एकदम सटीक बैठता है। ये तो कमाल की पहेली का हल है ना। और हमें ये याद रखना होगा, ये सब वो एक मठ के बगीचे में बैठकर हजारों मटर के दानों को गिनकर कर रहे थे। हाँ, ये तो सोचना ही कमाल है। उनके पास ना कोई कंप्यूटर था ना DNA की जानकारी, सिर्फ उनकी नजर, धैर्य और गणितीय दिमाग। ठीक है, तो 3:1 का अनुपात समझ आ गया। लेकिन इससे एक व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है। क्या? जब आप F2 पीढ़ी में एक लंबे पौधे को देखते हैं तो आप सिर्फ देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि वो जेनेटिक रूप से शुद्ध लंबा यानी TT है या हाइब्रिड TT? बहुत अच्छा सवाल है और इसी सवाल ने वैज्ञानिकों को टेस्ट क्रॉस जैसे शानदार टूल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। टेस्ट क्रॉस? बैक क्रॉस का मतलब है जब आप F1 पीढ़ी के किसी जीव का क्रॉस उसके किसी एक पेरेंट से वापस कराते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस का एक बहुत ही खास मकसद है। और वो क्या है? ये एक जेनेटिक जासूस की तरह कैसे काम करता है? इसका तरीका बहुत चालाकी भरा है। आप उस अनजान जीनोटाइप वाले लंबे पौधे को लेते हैं और उसका क्रॉस एक ऐसे पौधे से कराते हैं जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। किसके साथ? एक शुद्ध बौना पौधा, TT। बौना पौधा ही क्यों? क्योंकि वो बेचारा सिर्फ एक ही तरह का गैमीट यानी T बना सकता है और अपना गुण तभी दिखा सकता है जब उसे छिपाने वाला कोई ना हो। समझ गया। तो ये बौना पौधा एक तरह से सच का आईना है। तो नतीजे क्या बताते हैं? नतीजे बिल्कुल साफ होते हैं। अगर आपका अनजान पौधा शुद्ध लंबा TT था तो उसके सारे बच्चे हाइब्रिड लंबे TT होंगे। एक भी बौना पौधा नहीं उगेगा। ओके। लेकिन
अगर आपका अनजान पौधा हाइब्रिड टीटी था तो उसके आधे बच्चे लंबे टीटी होंगे और आधे बौने टीटी। आपको 1:1 का अनुपात मिलेगा। मतलब जैसे ही आपको उस क्रॉस में एक भी बौना बच्चा दिखा, आपका केस सॉल्व हो गया। आपको पता चल जाता है कि पेरेंट पौधा हाइब्रिड था। ये तो वाकई एक जेनेटिक जासूसी उपकरण है। ये सब सोचना ही आश्चर्यजनक है कि मेंडल ने ये सारे निष्कर्ष सिर्फ पौधों को देखकर और उनकी गिनती करके निकाले। उन्हें कोशिकाओं के अंदर क्या चल रहा है इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं था। 1866 में जब उनका काम छपा तब किसी ने क्रोमोसोम या मियोसिस का नाम तक नहीं सुना था। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उनका काम करीब 35 साल तक गुमनामी में पड़ा रहा। किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 35 साल? हाँ, विज्ञान की दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी। फिर 1900 के आसपास जब माइक्रोस्कोप बेहतर हुए तो 3 अलग-अलग वैज्ञानिक, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिच वॉन शेरमाक, स्वतंत्र रूप से उन्हीं नतीजों पर पहुंचे। अच्छा। और जब उन्होंने पुराना साहित्य खंगाला तो उन्हें पता चला कि एक गुमनाम पादरी ये सब काम उनसे 35 साल पहले ही कर चुका था। तो मेंडल के काम को पहचान तब मिली जब विज्ञान ने उसे समझने लायक तरक्की कर ली थी। एकदम उसी समय वॉल्टर सटन और थियोडर बोवेरी नाम के 2 और वैज्ञानिक कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोशिका विभाजन मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम जोड़ों में होते हैं और फिर अलग होकर अलग-अलग गैमीट्स में चले जाते हैं। ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि क्रोमोसोम का ये व्यवहार बिल्कुल मेंडल के काल्पनिक फैक्टर्स जैसा ही था। अरे, तो एक तरह से उन्होंने मेंडल के गणितीय सिद्धांत को एक भौतिक सबूत दे दिया। बिल्कुल। मेंडल के फैक्टर या एलील असल में क्रोमोसोम पर मौजूद असली चीजें हैं। उनका पृथक्करण का नियम कोई दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के अलग होने का सीधा-सीधा नतीजा था। वाह। बिल्कुल। सटन और बोवेरी ने आनुवांशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत पेश किया, जिसने मेंडल के सिद्धांतों को बायोलॉजी की ठोस जमीन पर खड़ा कर दिया। तो मेंडल ने पैटर्न पहचाना और लगभग 35 साल बाद साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान ने उस पैटर्न के लिए भौतिक सबूत दिया। ये विज्ञान के इतिहास की खूबसूरत कहानी है। बिल्कुल है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने जो भी बातें की उसका सार क्या? सार ये है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिर्फ मटर के पौधों की कहानी नहीं है, ये आनुवंशिकता का मूल तर्क है। जेनेटिक्स की रीढ़ की हड्डी। हाँ, कह सकते हैं। इसने हमें सिखाया कि गुण आपस में घुलते मिलते नहीं है, बल्कि अलग-अलग इकाइयों के रूप में आगे बढ़ते हैं, जिनके अपने नियम हैं, प्रभाविता, अप्रभाविता और पृथक्करण। और इसी एक विचार ने हर उस चीज की नींव रखी जो बाद में आई, जेनेटिक बीमारियों को समझने से लेकर क्रिस्पर जैसी आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीकों तक। बिल्कुल। जब हम आज किसी जेनेटिक बीमारी की बात करते हैं जो रिसेसिव है, तो हम असल में मेंडल के ही बनाए हुए नियमों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सब कुछ उस एक बगीचे में शुरू हुआ था। सही कहा। और मेंडल का काम हमें ये भी दिखाता है कि कैसे एक अप्रभावी एलील जैसे बोनेपन का एक पीढ़ी के लिए पूरी तरह छिप सकता है और फिर सही मौका मिलने पर अगली पीढ़ी में फिर से प्रकट हो सकता है। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप सफर करता रहता है। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। न केवल पौधों में बल्कि हम सब जीवित चीजों में और कौन सी ऐसी छिपी हुई आनुवांशिक क्षमताएं हैं, कौन से ऐसे रिसेसिव गुण हैं जो चुपचाप पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर सफर कर रहे हैं और बस सही जेनेटिक संयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि खुद को दुनिया के सामने व्यक्त कर सकें।